डियर स्टूडेंट, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी गंगापुर सिटी, एक बार फिर से आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी मीडियम में हम लोग अब तक आर्किमिडीज सिद्धांत तक और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल कर चुके थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ आगे का भाग पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आज जो अपना टॉपिक है वो है आभासी भार। आभासी भार, आभासी भार इसे इंग्लिश में बोला जाता है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट, इस अपेरेंट वेट को मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो आपके पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। कितना द्रव्यमान है? m। अगर आप उसे हवा में अपने हाथ से उठाने की कोशिश करो, क्लियर, उठाने की क्या करो कोशिश, तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए? अगर आप उसे बिल्कुल ऊपर उठाना चाह रहे हो, बिल्कुल धीरे धीरे, तो कितना बल लगाना पड़ेगा? उसके भार के बराबर। इसका मतलब अगर आप उसे हाथ में रखो भी सही तो आपको वो कितना भार उसका महसूस होगा हवा में? mg के बराबर। क्लियर। लेकिन आपने अपनी निजी जिंदगी में देखा हो कि यदि किसी वस्तु को आप पानी में डूबी हुई वस्तु को यदि उठाने की कोशिश करते हो पानी में ही, तो आपको वो कुछ हल्की महसूस होती है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु हवा में है तो हमें वो यदि भारी लग रही है तो वही वस्तु द्रव में जाने पर थोड़ी कैसे महसूस होती है? हल्की। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का जो भार है वो हवा की तुलना में कुछ कम हो जाता है। किस में जाने पर? द्रव में जाने पर। इसका मतलब जो द्रव में जो हमें भार लग रहा है, जो हमें हल्कापन लग रहा है, वो वास्तविकता में है या हमें लग रहा है? एक्चुअली वो हमें लग रहा है, और इसीलिए जो चीजें हमें लगती है उसे क्या बोलते हैं? आभासी। क्लियर। तो हवा की तुलना में, किसकी तुलना में? हवा की तुलना में यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाए तो हवा की तुलना में उस वस्तु का भार द्रव में हमें कुछ कम महसूस होता है, और उसमें जो महसूस हुआ भार है वही क्या कहलाता है? आभासी भार। उदाहरण के लिए यदि मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है? m। तो इसका अगर अपन किसी स्प्रिंग तुला, ये इस स्प्रिंग तुला से यदि हम इसे मापें तो हमें यहां पर जो इसका मापन होगा t, या स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे कितना लग रहा होगा? mg। तो संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में? संतुलन की स्थिति में इस स्प्रिंग तुला में जो रीडिंग आएगी किसके बराबर आएगी? Fs बराबर mg। भाई संतुलन ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, और जितना नीचे जाएगा उतना इस स्प्रिंग में क्या आएगा? बल। और जहां पर स्प्रिंग बल इस mg को बैलेंस कर देगा वही इसकी क्या आ जाएगी? रीडिंग। तो स्प्रिंग बल कितना मापन करेगा? तो Fs बराबर mg। ये तो कब की बात है? जब ये वस्तु किसमें है? हवा में। क्लियर। हवा बाहर, और यही वस्तु का कौन सा भार है? वास्तविक भार। वास्तविक भार, ध्यान से समझना। स्प्रिंग कितना मापन कर रही है? Fs, और वो किसके बराबर है? वस्तु के वास्तविक भार के बराबर है। अब सपोज इसी वस्तु को आपने किसमें डुबो दिया? द्रव में। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई द्रव भरा हुआ है। क्लियर। और उस कंटेनर में द्रव भरा हुआ है, उसमें इस m द्रव्यमान की वस्तु को आपने क्या कर दिया? डुबो दिया। और यहां से ये स्प्रिंग जोड़कर एक हल्की स्प्रिंग तुला से इसे जोड़ा और आपने इसका भार मापन किया। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अपन द्रव में, तो द्रव में कौन कौन से बल लगेंगे? नीचे तो लगेगा इसका खुद का mg वास्तविक भार, ये तो कौन है? w वास्तविक। ऊपर उत्प्लावन बल, बिल्कुल उत्प्लावन बल लगेगा, और एक यहाँ पे स्प्रिंग बल। देखो स्प्रिंग भी तो इस पर बल लगा रही है, ये स्प्रिंग बल, और ये Fs डैश। क्लियर। अब Fs डैश जो स्प्रिंग बल, मैंने ये इधर तो लिखा Fs और इधर क्या लिखा? Fs डैश। जरूरी थोड़ी है दोनों बराबर हो। स्प्रिंग बल हमेशा Fs ही लगेगा, कुछ और भी लग सकता है, इस पे निर्भर करेगा। अब सुनो ध्यान से, जब ये द्रव नहीं था तब क्या ये उत्प्लावन बल लग रहा था क्या हवा में? नहीं ना। अब यहां पर संतुलन की स्थिति में, यहां पर भाई साहब संतुलन की स्थिति में, भाई संतुलन की स्थिति में ही तो आपकी स्प्रिंग तुला क्या देगी? मापन करेगी। तो संतुलन की स्थिति के लिए क्या लिखोगे? Fs डैश प्लस उत्प्लावन बल बराबर w वास्तविक। तो इसका मतलब Fs डैश कितना आ गया? Fs डैश आ गया w वास्तविक माइनस f
बी। इसका मतलब समझे? अब जो रीडिंग आई किसकी, स्प्रिंग तुला की, वो किसके बराबर आई, एफ एस डैश के बराबर। और ये जो एफ एस डैश है ना, जो द्रव में किसकी रीडिंग है, स्प्रिंग तुला की या भार मापने वाली मशीन की, यही जो भार महसूस हुआ, ये जो भार मापा गया, यही क्या कहलाएगा, आभासी भार। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आभासी भार का मान है वो आभासी भार वास्तविक भार से कुछ कम है, और कितना कम है, उत्प्लावन बल के बराबर। इसलिए उत्प्लावन बल की दूसरी परिभाषा ये भी होती है, या उत्प्लावन बल को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि जब किसी वस्तु को, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को यदि किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसके भार में जितनी कमी होती है, भार में जितनी कमी होती है, वही किसके बराबर होती है, उत्प्लावन बल के बराबर। ये भी एक डेफिनेशन है किसकी, उत्प्लावन बल की। और जो उसमें जो भार महसूस होगा द्रव में, वो क्या कहलाएगा, आभासी भार। वास्तविक भार, जो द्रव में जो भार महसूस होगा वो तो क्या कहलाएगा, आभासी भार। और वास्तविक भार में से जितना कम हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल। क्लियर? तो यही आपका होता है आभासी भार। एक और बात ध्यान रखना, नोट करने लायक नोट, हमेशा वेट मशीन की या स्प्रिंग बैलेंस, जिसे स्प्रिंग बैलेंस बोला जाता है, स्प्रिंग तुला को, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है ना, वो हमेशा ऐसे लिखी जाती है, बेटा स्प्रिंग बल एफ एस बटा इसमें जी का भाग दे दो। जैसे ये तो भार मापन किया, ये तो भार का मापन किया, तो जो रीडिंग आती है ना वो किलोग्राम फोर्स में आती है। उसको निकालने का तरीका, जो आपको स्प्रिंग बल मिल रहा है उसमें किसका भाग दे दो, जी का। तो वो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, किलोग्राम फोर्स में। बस ध्यान रख लेना आप कि सर ये जो रीडिंग होती है ना वेट मशीन की, स्प्रिंग तुला की, वो कैसे निकाली जाती है, तो स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाई जी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब अभी आपको इससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए। क्लियर? ये बात अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी आती है आपके, वहां पे शायद ये आपके काम भी आए आगे, तो ये बात ध्यान रखना। तो आभासी भार कितना होगा, एफ डैश एस बराबर डब्ल्यू वास्तविक माइनस पाइन की फोर्स। ये किसके बराबर होता है, आभासी भार के बराबर। अगर हम अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से समझना सारे न्यूमेरिकल्स को। क्लियर? तो आभासी के भार क्या होता है कि जब किसी वस्तु को, परिभाषा अपने शब्दों में नोट्स बताते टाइम पे लिखना है आप लोगों को, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोकर यदि उसका भार मापा जाए तो उसका भार कुछ कम महसूस होता है, वो भार जो हमें द्रव में डुबोने पर महसूस होता है वो क्या कहलाता है, आभासी भार, जिसका मान वास्तविक भार और उत्प्लावन बल के अंतराल के बराबर होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं एक एक करके। एग्जांपल, मान लो कि एक वस्तु है, वो इस द्रव की सतह पर तैर रही है। ध्यान से समझना। अच्छा, वस्तुएं कब तैरती हैं? वस्तुओं के तैरने का कारण, जब उत्प्लावन बल उनके भार को बैलेंस कर दे। द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल ऊपर वाला नीचे mg को क्या कर दे, बैलेंस। और उत्प्लावन बल कैसे लिखते हैं, v डूबा हुआ इंटू रो द्रव इंटू g प्रभावी। स्थिर है तो g प्रभावी का मान, g ऊपर जा रहा है तो g प्लस है, नीचे आ रहा है तो g माइनस है, साइड में जा रहा है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, वे आपको निकालना हो। तो मान ले वस्तु डूबी हुई है, और कितनी डूबी हुई है, इतनी, ये सतह है, इसके इतना नीचे डूबी हुई है। ठीक है? तो अभी आप क्या लिख सकते हो कि अभी ये तैर रही है वर्तमान स्थिति में। अब इसके भार को एक स्प्रिंग तुला से नापा गया। ध्यान से समझना, अभी ये तैर रही थी। क्लियर? अब इससे एक स्प्रिंग तुला को जोड़ा गया और इसके भार को मापा गया। तो स्प्रिंग तुला में आने वाली रीडिंग कितनी होगी? क्लियर? तो देखो ध्यान से बेटा, स्प्रिंग तुला जोड़ने से पहले भी ये तैर रही थी। तो जब ये स्प्रिंग तुला जुड़ी हुई नहीं थी उस टाइम पे तैर रही थी। तैरने का कारण कि सर जिस वस्तु का mg है वो mg बैलेंस हो रहा है किससे, उत्प्लावन बल से।
इसका मतलब एफ बी बराबर क्या है, एम जी, और एम जी क्या होता है, डब्ल्यू वास्तविक। इसलिए आपको तो ये तो पता है कि स्प्रिंग तुला का जो मापन होता है वो द्रव में डुबोने पर आभासी भार के बराबर होता है। तो स्प्रिंग तुला का मापन एफ एस बराबर क्या होता है, एफ एस बराबर डब्ल्यू वास्तविक माइनस उत्प्लावन बल, और चूंकि ये दोनों तो बराबर है तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 0। इसका मतलब इसमें कुछ खिंचाव ही नहीं आएगा। खिंचाव आएगा भी क्यों, ये तो ऑलरेडी तैर रही थी, तो तैर रही थी तो एफपी को तो एमजी ने बैलेंस ही कर रखा था, तो एमजी को इसमें खिंचाव आता तब तो रीडिंग आती ना, इसमें खिंचाव ही नहीं आया तो रीडिंग कहां से आएगी, क्योंकि ये तो एफबी ने ऑलरेडी एमजी को बैलेंस कर रखा है। क्लियर। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो इसमें रीडिंग कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि एफ बी बराबर एम जी हो गया, एफ बी बराबर क्या हो गया, एम जी, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, इसमें खिंचाव नहीं आएगा, और जब तक इसमें खिंचाव नहीं आएगा तब तक वो कोई रीडिंग नहीं देगी। क्लियर बात। तो यहां से ये हो रहा है, तो सवाल में आपको दे रखा था ऑलरेडी कि ये तैर रही है, फिर अगर तैरती हुई चीज को नापा जाए तो कितना भार बताएगा, 0। तो दिस इज द आंसर। अगला प्रश्न एक एक करके नोट करते जाओ आप लोग। मान लीजिए कि देखो एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो कि आपको एक सिचुएशन दी हुई है कुछ ऐसी कि एक पत्थर है और इस पत्थर को बांधा हुआ है एक डोरी से, और ये पानी में डूबा हुआ है। ये जो द्रव है ये कौन है, पानी, वाटर। ये कौन है सर, पत्थर। ये कौन है, डोरी। और इन सबको एक भार मापने वाली मशीन के ऊपर रखा हुआ है एस, और ये मशीन का मीटर है, इसकी सुई है। क्लियर। मेरा सवाल यह है कि ये मशीन कितना भार मापेगी। मशीन, ये भार मापने वाली मशीन है, ये समझो, भार मापन मशीन, भार मापन मशीन। तो भार मापन मशीन कितना भार मापेगी, जबकि पानी प्लस पात्र, इन दोनों का भार है W1। पानी प्लस पात्र का भार क्या है, W1। पानी प्लस पात्र का भार बराबर W1। पत्थर का भार बराबर W2, तथा उत्प्लावन बल बराबर FB। तब भार मापन मशीन, तब भार मापन मशीन का मापन कितना होगा, कितना मापन देगी है। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए अपन थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, ध्यान से समझना। ये सवाल समझ आया। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखना है, पत्थर इस दीवार के कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है, पात्र की दीवार में। इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये भार मापन मशीन कब रीडिंग देगी, जब आपने कभी कभार अपना वेट को मेजर किया हो किसी मशीन पर खड़े होकर। तो आप क्या करते हो, उस पर खड़े होते हो, तो आप जितना वजन उसको देते हो mg, वो mg ही तो रीडिंग होती है। उस पर जितना mg लगा, जितना mg लगा, जितना ऊपर से बल लगेगा, वही तो उसकी रीडिंग होगी। ये बात अपन पहले से जानते हैं। अब जब इस पर कितना वजन आएगा, यूं समझो, कुल मिलाकर कितना वजन आएगा यहाँ पे, तो इस पर कितना वजन आएगा ये ध्यान से देखने के लिए सबसे पहले ये भार मापन है। तो इधर W1 तो आ रहा है, पानी प्लस पात्र का W1 तो आ रहा है। अब यहां पे देखो बेटा, ये पानी पत्थर पर कितना उत्प्लावन बल लगा रहा है। देखो इस पत्थर पर एक तो बल लग रहा है तनाव, ठीक है, और एक लग रहा है उत्प्लावन, और एक लग रहा है mg। क्लियर। एक तो लग रहा है उत्प्लावन, एक लग रहा है तनाव, और एक लग रहा है mg।
अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि mg बल किसने लगाया, तो mg बल लगाया सर किसने? mg बल लगाया धरती ने। और क्या ये यहां पे लटक रहा है, तो क्या ये mg इस पर स्थानांतरित हो रहा है क्या? इस पर नहीं। तो फिर अब जल द्वारा पत्थर पर लगाया गया बल कितना है? जल द्वारा पत्थर पर लगाया गया उत्प्लावन बल कितना? Fb। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जितना बल पानी पत्थर पर लगाएगा उतना ही बल पत्थर पानी पे लगाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया को। तो प्रतिक्रिया कितनी मिलेगी पानी को? जितना पानी ने इस पर बल लगाया, तो पानी ने इस पर लगाया Fb, तो ये भी तो Fb लगाएगा, तो ये Fb पानी को मिला और पानी के द्वारा यहां पे स्थानांतरित हो गया, तो W1 प्लस नीचे कितना होगा? Fb। तो भार मापन मशीन पर कुल मिलाकर नीचे की तरफ कितना आया? W1 प्लस Fb। और यही आपका क्या होगा? आंसर। और फिर अगर रीडिंग पूछी जाए वेट मशीन की, तो इसको किससे भाग दे दो? G से, तो वो किलोग्राम फोर्स में आ जाता है। तो रीडिंग अगर आपसे पूछी जाए ना कि रीडिंग कितनी आएगी, ये तो भार आएगा, कितना भार इसने मापा, तो W1 प्लस Fb। और अगर रीडिंग पूछी जाए तो कुछ मत करो, वही स्प्रिंग बैलेंस का मैंने बताया था ना भी, स्प्रिंग तुला का, वैसे इसमें भी भाग दे दो G का, तो आपका जो आंसर आएगा किसमें आएगा? किलोग्राम फोर्स में। ऐसे लिख देते हैं इसे। तो कभी कभार आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, वरना कितना भार मापेगा? W1 प्लस Fb। ध्यान रहे ये T डोरी द्वारा लगाया गया बल है, डोरी की वजह से तनाव आया है, क्लियर? तो वो तो जल पर स्थानांतरित नहीं हुआ। mg किसकी वजह से था? धरती की वजह से, वो भी स्थानांतरित नहीं हुआ किस पर? वेट मशीन पर। देखो आपने mg वेट मशीन पर दिया था, जिसलिए वो आपकी रीडिंग बताती है वेट मशीन आपका, क्लियर? लेकिन यहाँ पर ये तो हवा में है ना, तो ये तो धरती पर जा रहा है, तो धरती और इसके बीच में क्रिया और प्रतिक्रिया mg। लेकिन यहाँ पे पानी और इसके बीच में क्रिया प्रतिक्रिया, तो पानी ने कितनी क्रिया की? उत्प्लावन बल के बराबर। तो पत्थर ने भी कितनी प्रतिक्रिया दी? उत्प्लावन बल के बराबर। इसलिए पानी में वो प्रतिक्रिया मिली, तो वो प्रतिक्रिया पानी के थ्रू इस पर चली जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर रीडिंग दे रहा है। तो W1 प्लस Fb, इतना वजन इस पर आ रहा है, और वही इसकी क्या होगी? रीडिंग। नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मान लो कि एक पात्र है और इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, क्लियर? पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, सवालों को ढंग से समझना। और इसमें कोई वस्तु तैर रही है ऐसे, तो द्रव प्लस पात्र का भार बराबर W1। वस्तु का भार बराबर W2। यदि उपरोक्त स्थिति को भार मशीन पर रखकर मापन किया जाए, तब मापन कितना होगा? तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा? सोचो आप लोग। ये तैर रही है, तो वस्तु का भार कितना है? W2, और द्रव प्लस पात्र का भार कितना है? W1। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, वो तो mg तो धरती द्वारा है, और मान लो कि यहां पर, इसे मिटा रहा हूं मैं, सवाल लिख लेना आप लोग। उपरोक्त स्थिति को भार मशीन पर रखकर यदि मापन किया जाए तो मापन कितना होगा? तो मान लो कि इसको आपने किस पर रखा? इसको आपने रखा एक मापन करने वाली मशीन। तो इसमें रीडिंग कितनी है वो समझने के लिए, क्या ये mg किस पर है? ये mg जो है वो mg क्या जल द्वारा लगाया है? नहीं ना।
तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है उत्प्लवन बल। तो एक तो इस मशीन पर कौन सा आ रहा है, इस मशीन पर जो आ रहा है वजन वो किस किस की वजह से आ रहा है। एक तो आ रहा है द्रव प्लस पात्र के कारण कितना W1, पात्र प्लस द्रव के कारण कितना W1। अब mg तो धरती और इस वस्तु के बीच की बात है, उसका द्रव से क्या लेना देना, नहीं ना। द्रव और वस्तु के बीच में जो बल है, जो क्रिया प्रतिक्रिया है, वो कौन है, उत्प्लवन बल। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वस्तु तैर रही है, ये वस्तु तैर रही है, वस्तु तैर रही है, इसलिए उत्प्लवन बल बराबर क्या होगा mg, और mg क्या है W2। अब ध्यान से सुनो, Fb बराबर mg ये अलग बात है, ये तो वस्तु का तैरने के कारण है। इस पर एक तो W1 आया और दूसरा द्रव ने वस्तु पर कितना बल लगाया Fb, तो वस्तु भी द्रव पर कितना बल लगाएगी Fb, और वो द्रव के थ्रू यहां पर आ जाएगा, तो इधर कितना आएगा Fb, और Fb किसके बराबर है W2। तो इसका मतलब इसका जो मापन होगा वो कितना होगा W1 प्लस W2। तो इसकी जो रीडिंग आएगी कितनी आएगी W1 प्लस W2। नोट करो। चलो एक और सवाल करते हैं कि मान लो आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है जो पानी की सतह पर तैर रहा है, घनाकार बर्फ का टुकड़ा, ऐसे ले लेना चाहो तो। एक बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा, ये पानी है, ये बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा, और ये बर्फ का टुकड़ा है वो पानी की सतह पर क्या कर रहा है, तैर रहा है। सवाल यह है यदि बर्फ का टुकड़ा पूर्ण रूप से पिघल जाए तब जल स्तर H का क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। सवाल यह है, ठीक है बच्चों, कि मान लो अभी इसका जल स्तर कितना है H, ये बर्फ का टुकड़ा है, इस पर तैर रहा है, तो इसका जल स्तर कितना है H। अब सवाल ये है यदि बर्फ का टुकड़ा पूर्ण रूप से पिघल जाए तब जल स्तर H का क्या होगा, जल स्तर H का क्या होगा। सवाल ये है, इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको दो स्थितियों में सवाल सोल्व करना पड़ेगा। पहले जब टुकड़ा नहीं पिघल रहा, और एक जब टुकड़ा पिघल जाए। तो दोनों स्थितियों में लिए, जब स्थिति नंबर 1 को देखोगे तो स्थिति फर्स्ट में मान लो टुकड़ा क्या है, इस टुकड़े ने कितने, देखो अपन क्या बोलते हैं कि ये जब टुकड़ा अंदर गया तो इसने कितने पानी को विस्थापित किया। तो जितना इसका वॉल्यूम डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ वॉल्यूम ही तो है, तो जितना इसका वॉल्यूम नीचे डूबा हुआ है उतना ही तो इसने द्रव को विस्थापित किया। तो ये V डूबा हुआ बोल दो या विस्थापित द्रव का आयतन बोल दो, एक ही तो बात है। तो V डूबा हुआ कितना होगा। अब इसको निकालने के लिए स्थिति 1 में जो टुकड़ा है वो तैर रहा है, क्योंकि टुकड़ा तैर रहा है, इसलिए F उत्प्लवन बराबर mg, जहां पे mg क्या है, इस टुकड़े का भार। क्लियर भाई, तैरने वाली स्थिति में उत्प्लवन बल और mg बराबर ही तो होता है। तो उत्प्लवन मतलब v डूबा हुआ इंटू रो द्रव इंटू g। तो v डूबा इंटू रो द्रव इंटू g बराबर mg। तो यहां से v डूबा कितना आ गया बेटा, डूबा हुआ जो आयतन है वो कितना आ गया, m बटा रो द्रव, m बटा रो द्रव, और द्रव के रूप में कौन है, पानी, तो बराबर m बटा रो पानी। ध्यान से समझना पूरी बात। अब स्थिति नंबर 2, जब टुकड़ा पूर्ण रूप से पिघल गया,
से पिघल गया। जब टुकड़ा पूर्ण रूप से पिघल गया तो आप एक बात समझो, जब टुकड़ा पूर्ण रूप से पिघल गया तो बताओ उस बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर पानी तो बना होगा। अब मान लो कि 1 किलोग्राम का टुकड़ा था बर्फ का, तो उससे बना हुआ पानी कितने किलोग्राम होगा? 1 किलोग्राम का ही तो होगा, क्योंकि द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा। तो यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के बर्फ का टुकड़ा पिघला तो 1 किलोग्राम पानी तो बना होगा। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि टुकड़ा पिघल गया तो द्रव्यमान जो m टुकड़ा था, m बर्फ, यूं लिख देते हैं, m जो द्रव्यमान बर्फ का था वही तो m पानी। कौन सा पानी? वह पानी जो बर्फ के पिघलने पर बना, बर्फ के पिघलने पर बना, वह पानी जो बर्फ के पिघलने पर बना। समझ गए बात को? तो m बर्फ बराबर m पानी। अब m बर्फ तो m बर्फ क्या लिखोगे और वह m पानी, तो यहां से जो m पानी लिखोगे वह m ही तो है। m पानी बराबर क्या लिखोगे? m। तो m पानी बराबर m, और m बराबर क्या होगा? m बराबर क्या भाई? m पानी वो m बर्फ के बराबर ही, और m बर्फ को अपन ने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? m से, तो ये m ही तो है। अरे आगे बात समझ में है? m बर्फ बोल दो या सिंपल m बोल दो, क्योंकि बर्फ का जो द्रव्यमान है वो m ही तो ले रखा था अपन ने। तो m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर, अब पानी की बात कर रहे हो तो पानी रो पानी इंटू v पानी, वह आयतन जो पानी का बना और पानी का घनत्व, वही तो नया द्रव्यमान बना किसका? पानी का, पिघलने के बाद। तो यहाँ पर v पानी जो नया आयतन जो बना पानी का वो कितना बना? m बटा रो पानी। आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि डूबा हुआ आयतन और बर्फ के पिघलने के बाद जो पानी का आयतन बना उस बर्फ के पिघलने से, वो दोनों सेम है। देख लो, ये भी m बटा रो पानी और ये भी m बटा रो पानी। इसका मतलब पहले इस बर्फ ने जितना आयतन घेरा हुआ था उतने ही बर्फ पिघलकर नया आयतन पानी का आ गया। तो मतलब इस जगह पर वो पानी आ गया जो बर्फ के पिघलने पर बना। क्लियर? तो इसका मतलब जल स्तर का क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि आयतन जितना पहले घेर रखा था उतना ही तो नया आयतन बना है। ज्यादा बनता तो स्तर बढ़ जाता, कम बनता तो स्तर घट जाता, और क्योंकि आयतन जितना पहले घेर रखा था उतना ही तो पिघल के उतने ही तो पानी का आयतन बना, इसीलिए जल स्तर में कोई कमी नहीं आएगी, ना बढ़ोतरी होगी। तो जो आंसर है वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नोट करो इसे। अगली स्थिति, अगला कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो बच्चों आपसे बोला गया कि एक पात्र है और इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। क्लियर? इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, इस द्रव में कोई वस्तु तैर रही है। इस द्रव में कोई वस्तु क्या कर रही है? तैर रही है। क्लियर? कोई वस्तु क्या कर रही है? तैर रही है। कितना भाग तैर रहा है? मान लो x। अच्छा, ये घनाकार वस्तु ले लें अपन। वस्तु घनाकार है, वस्तु घनाकार है और भुजा लंबाई l, भुजा लंबाई l। देखो, घन को लेने के पीछे कारण ये होता है कि घन का आयतन, फलक का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आसानी से निकल आती है। ठीक है? और आपके जो आकृतियां दी जाती है सामान्यतः, तो घनाकार, इस तरीके से आकृतियां दी जाती है जो आसानी से सोल्व हो जाए। तो ध्यान से देखना कि अगर मान लो ये घनाकार कोई वस्तु है जिसका x भाग डूबा हुआ है और ये तैर रही है, और इसमें पात्र का त्वरण कितना है? क्या पात्र किसी त्वरण से चल रहा है क्या? नहीं, पात्र भी किसमें? साम्यावस्था में। तो पात्र का त्वरण कितना है? a बराबर 0। तो इसका कितना भाग डूबा हुआ है? x। ये तो स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2, वही पात्र, वही द्रव और वही वस्तु। ध्यान से समझना। फिर वही वस्तु तैरती हुई मिली, लेकिन अब जो भाग डूबा हुआ है वह x डैश डूबा हुआ है। कितना डैश? x डैश।
लेकिन अब जो पात्र है वो a बराबर g/3 से ऊपर जा रहा है। कितने से? a बराबर g/3, मतलब पात्र त्वरित हो रहा है किधर? ऊपर की तरफ। तो x तथा x डैश में क्या संबंध होगा? x तथा x डैश में क्या संबंध होगा? बिल्कुल एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। पहले पात्र अत्वरित अवस्था में, अत्वरित अवस्था या तो स्थिर है और चल रहा है तो नियत वेग से चल रहा है। दूसरी स्थिति में a बराबर g/3 से पात्र किधर त्वरित हो रहा है? ऊपर। तो जो डूबी हुई लंबाई है वो कितनी मिली? x डैश। इधर पहले डूबी हुई जो लंबाई थी वो कितनी थी? x। ये घनाकार वस्तु है और घन की भुजा लंबाई कितनी है? l। तो x तथा x डैश में क्या संबंध होगा? पहली स्थिति में इसको सोल्व करते हैं। बेटा ये स्थिर है, स्थिर है तो एक बात बताओ, अगर ये तैर रही है तो तैरने के पीछे का कारण, और त्वरण भी नहीं है इसका, तो त्वरण भी 0 है। तो क्या लिखोगे? एच बी, ये तो उत्प्लावन बल, और एम जी किधर लग रहा है? नीचे। क्लियर? तो क्या लिख दोगे कि साहब ये तैर रही है, एफ बी बराबर एम जी। ठीक है? और वैसे भी क्या लिख दोगे? एफ बी माइनस एम जी बराबर एम ए होता है ना, लेकिन त्वरण तो 0 ही है क्योंकि त्वरित हो ही नहीं रही। धरती के सापेक्ष भी त्वरित नहीं हो रही क्योंकि पात्र भी तो त्वरण 0 है। तो एफ बी माइनस एम जी बराबर 0। तो एफ बी बराबर एम जी, या तैर रही है तो एफ बी बराबर एम जी। ठीक है? ओके। अब एफ बी बराबर एम जी लिखोगे तो एफ बी लिखने का तरीका, उत्प्लावन बल लिखने का तरीका, वी डूबा हुआ इंटू द्रव का घनत्व इंटू जी, और जी प्रभावी वो जी के बराबर ही है क्योंकि त्वरण 0 है। तो एफ बी मतलब वी डूबा हुआ कितना? अब देखो, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्षेत्रफल कितना? एल स्क्वायर इंटू एक्स। तो क्या लिख दोगे? एल स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो आयतन, इंटू रो द्रव इंटू जी बराबर एम जी। जी से जी कट गया। तो यहां पर अब अगर अपन देखें तो x बराबर कितना आ गया? m बटा एल स्क्वायर इंटू रो द्रव। अब m वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु का घनत्व इंटू वस्तु का आयतन, और वस्तु का आयतन कितना है? एल क्यूब इंटू वस्तु का घनत्व कितना मान लो? रो वस्तु। तो क्या लिख दोगे? बराबर एल क्यूब इंटू रो वस्तु बटा एल स्क्वायर इंटू रो द्रव। अब एल स्क्वायर से एल बार कट गया तो x बराबर कितना आ गया? एल इंटू रो वस्तु बटा रो द्रव। ये आया सर पहली स्थिति में x का मान। ठीक है? दूसरी स्थिति में, स्थिति नंबर 2, अगर आप यहां पे देखो तो अभी कितना भाग डूबा हुआ है? x डैश। लेकिन अगर आप इसको धरती पे बैठकर देख रहे हो तो ये a बराबर g/3 से ऊपर जा रहा है, और क्योंकि पात्र के सापेक्ष से स्थिर है, तो अगर इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पात्र के सापेक्ष और एक धरती के सापेक्ष। लेकिन पात्र के सापेक्ष, जब पात्र के सापेक्ष स्थिर है लेकिन पात्र खुद त्वरित है, तो त्वरित निर्देश तंत्र कैसा है? अजड़त्वीय है। तो इसके लिए इस पर छद्म बल लगा दो, या तो वैसे कर लो, और अगर धरती से बैठ के कर रहे हो तो धरती से इसका त्वरण लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी पात्र के साथ ए त्वरण से कहां जा रहा है? ऊपर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप पहले धरती के सापेक्ष। तो इसको स्थिति 2 को अपन दो तरीके से कर लें, धरती के सापेक्ष, धरती के सापेक्ष। धरती के सापेक्ष करोगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उत्प्लावन बल किधर लग रहा है? ऊपर। mg कहां लग रहा है? नीचे। और a त्वरण से कहां जा रहा है? ऊपर। तो क्या लिखोगे बताओ? एफ बी माइनस एम जी बराबर एम ए। तो एफ बी बराबर कितना आया? एम जी प्लस ए। अब मुझे एक बात बताना, चलो इधर कर लेते हैं। मुझे एक बात बताना, त्वरित अवस्था में बाउंसिंग फोर्स लिखने का तरीका क्या होता है? v डूबा हुआ इंटू द्रव का घनत्व इंटू g प्रभावी, और चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो g प्रभावी कितना हो जाएगा? g प्लस है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर त्वरित हो रहा है। तो क्या लिख दोगे एफ बी की जगह? बताओ क्या लिखोगे एफ बी की जगह? v डूबा हुआ, और डूबा हुआ कितना? एल स्क्वायर इंटू एक्स डैश। तो क्या लिखोगे? एल स्क्वायर इंटू एक्स डैश इंटू रो द्रव इंटू जी प्लस है। ठीक है सर, ये ध्यान रखना, बराबर एम जी प्लस है, और जी प्लस है से जी प्लस है कैंसिल। एक्स डैश का मान कितना आया? एम बटा एल स्क्वायर इंटू रो द्रव। और अभी थोड़ी देर पहले एम को क्या लिखा था?
m को l क्यूब इंटू रो वस्तु, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा l क्यूब इंटू रो वस्तु बटा l स्क्वायर इंटू रो द्रव l स्क्वायर से l बार, x डैश का मान भी कितना आया l इंटू रो वस्तु बटा रो द्रव। इस बात से आप क्या समझे कि भले ही वस्तु, देखो ये मान और ये मान सेम आया, ये मान और ये मान सेम आने का मतलब है कि वस्तु अत्वरित अवस्था में हो या त्वरित अवस्था में, या पात्र अत्वरित अवस्था में हो या त्वरित अवस्था में हो, जो डूबी हुई गहराई है उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सवाल मैंने धरती के सापेक्ष किया। अब बेटा अगर मान लो इसी सवाल को यदि मैं पात्र के सापेक्ष यहाँ पे कर देता हूँ, पात्र के सापेक्ष, तो पात्र के सापेक्ष करते तो आप कहाँ पे बैठ जाओ, पात्र पे। पात्र पे बैठोगे तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनोगे, पात्र पे बैठकर देखोगे स्थिर ही तो नजर आएगा। क्लियर? पात्र, लेकिन पात्र कौन सा निर्देश तंत्र है? अजड़त्वीय है, तो वायुंसी बल तो ऊपर लग ही रहा है, नीचे mg लग ही रहा है, लेकिन नीचे की तरफ एक छद्म बल भी लग जाएगा। और छद्म बल कैसे लिखते हैं? वस्तु का द्रव्यमान इंटू निकाय का त्वरण। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना? m इंटू ए। अब चूंकि ये स्थिर है पात्र के सापेक्ष, ये क्या है? ये तो छद्म बल हो गया, तो पात्र के सापेक्ष, तो पात्र के सापेक्ष ये स्थिर है, तो एफ बी इन दोनों के बराबर होना चाहिए। अगेन समीकरण क्या आ जाएगी? एफ बी बराबर एम जी प्लस है, और एफ बी का मान आपको पता ही है, यहाँ से वो रख ही देंगे अपन एफ बी बराबर ये, तो आपका आंसर अभी भी वही है। पहले भी समीकरण यही बनी थी और अभी भी समीकरण, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा बल है? छद्म बल, छद्म बल। तो कंसेप्ट ये है कि जब आप पात्र को त्वरित कर दो या बिना त्वरण के रखो, जो डूबी हुई गहराई होती है वस्तु की, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोट करो इस सवाल को। तो कंसेप्ट क्या सीखा? कंसेप्ट ये है यदि पात्र त्वरित हो, और यहां पे एक छोटा सा ध्यान रखना, ए का मान जो त्वरण है उसका मान किससे कम होना चाहिए? जी से, वरना फिर इस नियम की थोड़ी सी धज्जियां उड़ सकती है। इसलिए ए त्वरण का मान जी से क्या होना चाहिए? कम। यदि पात्र त्वरित हो या अत्वरित हो, वस्तु की डूबी हुई गहराई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने इस सवाल से सीखा। क्लियर? और ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब अगर मान लो कि ये तो अपन ने ऊपर, अच्छा नीचे ले जाते तब भी कर लेते, जैसे यहाँ पे a प्लस जी किया, g प्लस ए किया, वहां पे g माइनस ए कर देते, ठीक है ना? वहां पे क्या कर देते? g माइनस ए। और ध्यान रखना ये त्वरण a ये g से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो कि तीसरी स्थिति में अगर अपन पात्र को क्या करते हैं? a त्वरण से क्षैतिज दिशा में ले जाते हैं। क्या करते हैं? a त्वरण से कहां ले जाते हैं? क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में अगर ले जाते हैं तो आपको पता है क्षैतिज दिशा में ले जाओगे तो जो मुक्त सतह है वो परिणामी त्वरण के ऐसे हो जाती है। याद है अपन ने किया था ये? तो फिर वस्तु का क्या होगा? तो ये एक बात ध्यान रखना, वस्तु भी अपने आप को मुक्त सतह के अनुदिश क्या कर लेती है? मुक्त सतह के अनुदिश व्यवस्थित कर लेती है। और अभी भी जो डूबी हुई गहराई है वो कितनी रहेगी? x। क्लियर? जैसे ये सतह है, मुक्त सतह, तो इसके नीचे पहले जितनी गहराई थी अभी भी उतनी रहेगी। बस अंतर इतना आएगा कि पहले जो वस्तु, जब ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था तो वस्तु ऐसे थी, लेकिन जब आप क्षैतिज दिशा में त्वरित करोगे तो ये अपने आप को मुक्त सतह के अनुदिश कर लेगी। ऐसे ये वस्तु है तो मुक्त सतह के अनुदिश आ जाएगी, लेकिन अभी भी जो गहराई है वो कितनी रहेगी? x। इसका मतलब पात्र के त्वरण, पात्र त्वरित हो या अत्वरित हो, वस्तु की डूबी हुई गहराई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये पहले अगर x थी तो बाद में भी कितनी रहेगी? x। भले आप क्षैतिज दिशा में त्वरित करो, ऊपर त्वरित करो, नीचे त्वरित करो या अत्वरित रखो। क्लियर? ध्यान रहे a का मान g से कम होना चाहिए। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सवाल देता हूं। होमवर्क के लिए सवाल क्या है कि अगर मान लो आपसे पूछा गया
आपसे पूछा गया, एक न्यूमेरिकल ये होमवर्क है आप लोगों का, कि अगर मान लो एक पात्र है और इस पात्र में जल भरा हुआ है, जल रो द्रव बराबर कितना 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, और एक वस्तु है बेलनाकार वस्तु जिसका ये क्षेत्रफल a, ये वाला भी a और लंबाई l, और इसका घनत्व रो वस्तु, इसका घनत्व है 500 केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका घनत्व 500, इसका घनत्व 1000। जब आप इसमें रखोगे तो एक कुछ भाग डूबकर, कितना भाग डूबकर, उतना भाग जो जिसके कारण उत्प्लवन बल mg को क्या कर दे, बैलेंस। ठीक है, तो ये इसमें तैरने लग जाएगी, साम्य अवस्था आ जाएगी, ये तैरेगी यहाँ पर। अब मेरा सवाल ये है, यदि उपरोक्त वस्तु को साम्य अवस्था से अल्प विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तब दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ये सवाल है सर आप लोगों के लिए। जैसे इसको रखा और मान लो कि ये x भाग डूब गई, वो x का मान भी आपको निकालना पड़ेगा, और ये x भाग डूब कर तैरने लग गई। क्लियर, तो ये साम्य अवस्था आ गई। इसका मतलब उत्प्लवन बल को mg ने बैलेंस कर लिया। अब आप इसको हल्का सा विस्थापित कर दो इस साम्य अवस्था से, छोड़ोगे तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगी, दोलन। तो आपको इन दोलन का क्या करना पड़ेगा, आवर्तकाल निकालना पड़ेगा। आपको पता हो तो आवर्तकाल निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, सबसे पहले साम्य अवस्था जहाँ पे कुल बल बराबर 0 हो जाए वो निकालनी है। फिर उस साम्य अवस्था से कण को क्या करते हैं, अल्प विस्थापित करते हैं, नई जगह पर, नई विस्थापन वाली जगह पर कुल बल लिखते हैं, और फिर सूत्र क्या यूज करते हैं, T बराबर 2π√x/a। इसका प्रयोग करके अपन क्या निकाल लेते थे, आवर्तकाल। ये आपका होमवर्क है, तो आपके आवर्तकाल निकालना है। अगले लेक्चर से अपन द्रव गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप इन सबके प्रॉपर नोट्स पढ़ें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।